दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेशर के लिए भी है, किसी स्टूडेंट के लिए और 1-2 साल एक्सपीरियंस जिनका है। और आज की वीडियो में टॉपिक मेंशन नहीं करने वाला हूं, बस इतना बोलूंगा साइट पे जब जाओगे ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आपको आज कोई साइट विजिट नहीं होगी, थियोरिटिकल हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन आपको इंटरव्यू में या साइट पे इतना ज़्यादा काम आने वाला है। कोई फ्री में नहीं सिखाएगा, सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल सिखा रहा है, तो टाइम लूंगा 30 से 40 मिनट लूंगा, लेकिन सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, वो करते हैं हम मिनिमम सीमेंट जो हमें यूज़ करना होता है, जो आईएस कोड हमारा कहता है, जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 300 से 360 kg पर एम क्यूब। और अगर हम मैक्सिमम कंटेंट की बात करें कि 1 एम क्यूब, मतलब 1 एम क्यूब कॉन्क्रीट होता है जो, उसमें मिनिमम कम से कम आपको 300 kg तो डालना ही डालना है, फिर 360 तक हो जाता है, डिपेंड करता है ग्रेड पे। और जो मैक्सिमम रहता है हमारा, मैक्सिमम आपको कितना डालना होता है 450 kg, इससे ज़्यादा नहीं डालना। डाला जाता है लेकिन जब डिज़ाइन किए जाते हैं उस हिसाब से, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कंक्रीट में जो सीमेंट होगा देखने को कम मिलेगा, क्योंकि उसमें ऐड कर दी जाती है फ्लाई ऐश वगैरह। मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। अगर ग्रेड के हिसाब से मैं पकड़ के चलो, ठीक है, ग्रेड के हिसाब से बताता हूँ। M15 हमारा मोस्टली जो ग्रेड यूज़ किए जाते हैं, M15, M20। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, स्लो बना रहा हूँ इसलिए आपको। 25, M30, M35। अगले क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन इसको मिस मत करना। ये पहले ग्रेड देख लो, नोट कर लो इसको, ये काम आएंगे आपके कोई भी एग्ज़ाम होंगे या इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे, वहाँ काम आएंगे। तो M15 का 250 से 300 तक, ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ kg पर एम क्यूब। ओके, फिर M20 हो गया 280 से 330 तक, क्लियर। फिर हो गया M25 का 310 से 360, फिर 340 से 390 30 का, और फिर 35 का 360 से 420, और M40 का कुछ होता है 380 से शायद 450 होता है। ये आईएस कोड पे भी आप चेक कर सकते हो। 45 और 55 का 400 टू 450, जो 450। अगर मैं बात करूं मोस्टली मैक्सिमम ग्रेड यूज़ किया गया है, आईएस कोड जो कहता है 55 से 65 तक यूज़ किया गया। बाकी उसके बाद डिज़ाइन मिक्स होते हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट किए जाते हैं, फिर वो सब चीज़ें नोट्स करके किया जाता है। और एक चीज़ नोट इसमें लिखना, जो आपको इंटरव्यू में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, कि जो अगर हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं किसी भी कंक्रीट उसमें कंक्रीट में जहाँ उसमें, तो 35% जो होता है हमारा, 35% डिक्रीज़ हो जाता है सीमेंट का यूसेज। अगर हम फ्लाई ऐश किसी भी कंक्रीट 1 एम क्यूब में हम फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं, तो 35% हमें सीमेंट उसमें कम डालना पड़ेगा, हमारा खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी में से एक क्वेश्चन और निकलता है कि फ्लाई ऐश यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, हमें यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आता है फ्लाई ऐश। ओके, तो फ्लाई ऐश यूज़ करने से काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं इसके जो एक इंटरव्यू था, एक हमारा स्टूडेंट था पटेल में, गैमन में, इन 2 कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लाई ऐश जो यूज़ करते हो आप, उसके क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारा कंक्रीट होता है, हमारा स्काई स्कैल्पर है, या कोई भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन है, तो जो हमारा पंप यूज़ किया जाता है, ठीक है, बूम प्लेसर हो गया या टीएम हो गया, तो टीएम में हमारा मटेरियल शिफ्ट किया जाता है, बूम प्लेसर उसको कंक्रीट पोरिंग कर देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, कंक्रीट जो जाम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कि क्या होता है, जो पाइप होती है उसमें कंक्रीट फंस जाता है। लेकिन अगर फ्लाई ऐश उसमें यूज़ की गई है तो काफ़ी अच्छा वर्केबल रो रहता है, कंक्रीटिंग करने में बड़ी आसानी रहती है। एक वाटर रेशो आपको कम डालनी पड़ती है, मतलब पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। अगर आप फ्लाई ऐश यूज़ करोगे, वर्केबल कंक्रीट रहता है, इतना उसमें आपको क्या बोलते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होता है, पानी कम डालेंगे तो स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज़ होती है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है। एक केमिकल प्रोसेस होता है, जब सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ही स्ट्रेंथ वो हार्डन होता है। तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वो कम होगी, उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, किसमें, जहाँ फ्लाई ऐश यूज़ की होती है। लो परमिएबल होता है, मतलब आपका होगा क्या, पानी जो होता है, मतलब कंक्रीट में
पोरस कम होगा तो छत वगैरह लीकेज की या कोई भी कंक्रीट लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, लो परमिएबल हो जाता है। फिर इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बेसिक पॉइंट था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी ये क्वेश्चन था कि बिल्डिंग कोलैप्स कैसी होती हैं, क्यों, क्या रीज़न होता है बिल्डिंग कोलैप्स का। तो बिल्डिंग जो कोलैप्स होने के रीज़न होते हैं, मेन जो होती है वो उसकी होती है फुटिंग। अगर जो फुटिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, मतलब मेनली जो बिल्डिंग देखी गई है फेल होने की वो फुटिंग की वजह से ही। ऐसे तो काफ़ी रीज़न होते हैं, अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, कुछ भी हो गया तो उससे होते हैं। लेकिन फुटिंग अगर आपकी, मतलब देखो, एक मैंने फेलियर देखा था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी काफ़ी रीज़न होते हैं। ये कॉलम था, पंचिंग शेड से क्या होगा, मतलब उसको ये जो थिकनेस थी वो काफ़ी कम थी, 4 या 5 इंच कुछ थी। तो ये कॉलम जो था, इस पर जब लोड पड़ा वो उसको फुटिंग को मतलब इधर से क्रैक आए और कॉलम ये, मतलब ये चीज़ टूटी गई। उसकी वजह से क्या हुआ, सेटलमेंट हुई, पूरे घर में क्रैक्स और वो गिरने की हालात में हो गया था। तो इसलिए फुटिंग क्या, आपको प्रॉपर ट्रेपेजोइडल देनी है और उसकी प्रॉपर डेप्थ, उसकी ब्रिथनेस, पूरा मतलब उसको आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर से आपको पूरा डिज़ाइन करवा के करवाना है। तो बिल्डिंग क्लैप्स होने के अगर कोई रीज़न पूछे तो मोस्टली आपको क्या कहना है कि आपकी जो फुटिंग होती है, क्योंकि आदमी गिरेगा जब उसके पाँव वीक हो जाएंगे। तो मेनली वही है, फुटिंग हमारी जब वीक होगी तो बिल्डिंग क्लैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, जो ग्रेड होते हैं आप देखते हो 33 ग्रेड देखने को मिलता है कंक्रीट का, 43, 53, ये क्या होते हैं 43, 53। बाकी जो हमारा पीपीसी सीमेंट है उसका ऐसे मेंशन तो नहीं होता, लेकिन 33 ग्रेड ही मोस्टली देखने को मिलता है। बोलते हैं कि पीपीसी सीमेंट का 33 ग्रेड ही होता है। तो ये जो ग्रेड हैं ओपीसी के, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 33, 43, 53, ये क्या है, ये हैं उसकी जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के अंदर। मतलब एक क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, लगा लो एक क्यूब बनाए कंक्रीट के, मतलब सीमेंट के, कोई 100 क्यूब बना लिए, उनको 28 दिन तक रखा जाता है, क्यूरिंग की जाती है, फिर उनका टेस्ट किया जाता है। तो वो जितनी स्ट्रेंथ देते हैं, वो सीमेंट जितनी स्ट्रेंथ दे रहा है वो उसका ग्रेड कहलाता है। तो 33 जो है वो उसका ग्रेड है, 43 उसका ग्रेड है, 53 उसका ग्रेड। और कहाँ पे 33 यूज़ किया जाता है, कहाँ पे 43, इस पर काफ़ी वीडियोज़ हैं। और कहाँ पे पीपीसी, अगर इसी वीडियो में मेंशन करूँ, पीपीसी आपको प्लास्टर वगैरह में यूज़ करना है, जहाँ क्रैक्स आने के चांसेस कहाँ वहाँ आपको करना है। और जहाँ लोड बेरिंग की बात होगी वहाँ 43 और 33 ग्रेड आपको यूज़ करना है। एक एम क्यूब जो कंक्रीट होता है उसका रेट एनालिसिस करके बताइए कि कितना, मतलब एक एम क्यूब अगर कोई भी ग्रेड है उसको कितना रेट में वो पड़ेगा। तो उसको मैं निकाल के भी बताऊंगा आपको कि सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट कैसे, कोई भी ग्रेड होगा, एक सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं लेता हूं M25 ग्रेड, हम मोस्टली यूज करते हैं घर में। आपको जब भी एक और सलाह दे दूं, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ आप, तो आपको M20 से नीचे आरसीसी में यूज नहीं करना है। तो ये हो गया M25 की रेशो होती है 1:1:2। 1 हो गया हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ठीक है। मतलब एक बैग अगर हम सीमेंट डालेंगे, फिर एक बैग हमें सैंड डालनी है और 2 बैग एग्रीगेट डालने, इसका ये मतलब होता है। तो सबसे पहले 1 एम क्यूब के लिए मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। आपके घर में अगर 10 एम क्यूब आता होगा कंक्रीट, या 12, 11, जितना भी आपको वो लेना है। यहां पे मैं 1 एम क्यूब के लिए रेट निकाल रहा हूं। 1 एम क्यूब लिख दिया। फिर उसको करना होता है ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल आता है, सीमेंट सूखा आता है, सैंड सूखी ड्राई स्टेट में आती है, एग्रीगेट ड्राई स्टेट में, तो उसको करने के लिए वो कितना गुना ज्यादा होता है, 1.54% ज्यादा होता है। तो जितनी क्वांटिटी होगी उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आया 1.54 एम क्यूब। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया इतना। अभी आगे अभी निकालते हैं हमें 1 एम क्यूब में कितना सीमेंट लगेगा। अगर 10 एम क्यूब होगा तो उसमें भी ऐसे ही निकालना है, सेम निकालना है। तो सीमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको, पहले 1, ये क्या, एक मैं इधर लिख लेता हूं, 1:1:2। ये जो सीमेंट का था, ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट, जो सीमेंट का था वो यहां आ गया 1, ये फिर 1.44, ये जो भी वॉल्यूम, अगर इधर 10 एम क्यूब होता तो 10 इंटू 1.54 जो भी आया होता वो यहां आना था, लेकिन हमारा आया ये 1.54। ये डिवाइड बाय क्या आएगा, जो भी रेशो का आप ग्रेड निकाल रहे हो, हम निकाल रहे हैं 1:1:2 का, तो 1 + 1 + 2, तो मैं ये लिख दिया। तो इसको ऐसे आ गया, ये आ गया, इसको हमने प्लस कर दिया, 4 आ गया, इसको डिवाइड किया इससे और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो हमारा आ गया 0.375।
क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। कितना है 0.375। फिर जो 0.357 होगा उसको डेंसिटी, जो सीमेंट की डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो होता क्या है फार्मूला, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये हर जगह काम आएगा। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें वेट निकालना है क्योंकि हमारे जो बैग आता है वो 50 किलो के वेट में आता है। तो 0.35 इंटू 1440 डेंसिटी, इसको किया तो हमारा आया 540 केजी। जब 540 केजी आ गया तो हमारा बैग मार्केट में कितने का आता है, 50 किलो का नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज। तो इसको 540 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा 11 बैग आएंगे, कुछ 10.9 या 11 बैग आएंगे। लेकिन एक बैग हमेशा आपको कम लेना है, जो इस प्रोसीजर से आप निकालोगे एक बैग कम लेना है, याद रखना। तो 10 बैग हमारे आगे, कितने, M25 में हमें 10 बैग डालने हैं। फिर अभी निकालनी है सैंड। तो सैंड का क्या है 1:1:2। ये सीमेंट हो गया। अभी बची सैंड, तो सैंड हमने ले ली 1। फिर हमारा वॉल्यूम जो भी आया होगा आपका निकाल के 1.54 डिवाइड बाई 117, सेम वो आ गया हमारा 0.375, ठीक है, और 0.375। और मैं याद रखना वेट निकालना है हमें भी, इसका वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कई जगह वॉल्यूम में आपको रेती मिलेगी, सैंड मिलेगी, कई जगह टन में, तो टन में मैं निकालूंगा। तो 0.375 वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी क्या होती है सैंड की, डेंसिटी होती है 1600 से 1800 तक, हर एरिया की अलग। तभी मैं बोल रहा था अलग अलग सिस्टम होता है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। लेकिन तो 1740 हमने डेंसिटी ली, तो हमारा आ गया पॉइंट नहीं 650 केजी या 0.650 मीट्रिक टन। टन लिख दो सीधा। क्लियर, इधर तक क्लियर हो गया। फिर एग्रीगेट निकालना है हमें। एग्रीगेट का रेशो क्या, 1:1:2। ये हो गया, ये हो गया। बचा 2 एग्रीगेट का, 2 यहां, फिर 1.54 कौन सा, ये वाला, फिर डिवाइड बाई 111 ये, तो वो आ गया हमारा 0.7, ठीक है। 0.7 हम क्यूब आ गया। फिर हमें क्या करना होता है, वेट इक्वल टू वेट निकालना है, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा आ गया ये, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 1480 से 2100 तक। तो हमारी जो डेंसिटी है यहाँ 1550। आप अपनी डेंसिटी चेक कर सकते हो, गूगल में भी मिल जाएगी या आपको सीपीडब्ल्यू के नॉर्म्स में मिल जाएगी, काफी जगह आपको मिल जाएगी डेंसिटी की, कोई इश्यू नहीं होता है। तो हो गया 1.2 मीट्रिक टन हो गया, या 1200 केजी हमारा आ गया। क्लियर। फिर वाटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका सीमेंट आया होगा, जितना भी ये आया 540 हमारा सीमेंट आया था, कितना 540 केजी, उसको 0.55 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। कितना 0.55 से, ये क्या है, ये है रेशो वाटर की 0.55%, तो वो आ गया 297 लीटर हमें पानी लगेगा इसमें M25 में। ये प्रोसीजर आपको पता चल गया, इस पे वीडियोस थी पहले भी 3-4, ये प्रोसीजर पता चल गया। सीमेंट सैंड कैलकुलेशन कैसे करनी है, कोई भी ग्रेड होगा, मैं M25 लिया, आप M15 के लिए निकाल सकते हो, M20 के लिए, M30 के लिए, ठीक है, इस प्रोसीजर से। अभी मेन जो चीज थी, मुझे बोला था रेट एनालिसिस के लिए, वो मेन चीज करनी है मैंने। तो कॉस्ट इसकी हम निकालेंगे, एक M³ M25 का रेट कितना हो सकता है। तो हमारे 10 बैग सीमेंट आए थे, कितने आए थे मैं दिखा देता हूं, सॉरी, ये आए थे हमारे 10 बैग सीमेंट। तो 10 गुड़ा 340 मैंने लिया कि एक नॉर्मल जो बैग यहाँ यूज करते हैं, कोई सी कंपनी का आप ले लो, जहां आपको सीमेंट का रेट आपने पता कर लेना है, बाहर क्या है, एसीसी है, अंबुजा जो भी है। 340 तो मेरा आ गया 3400 रुपया सीमेंट का खर्चा आएगा एक M³ में, ठीक है, कितना, एक M³ में। फिर सैंड जो है वो आई थी मेरी 650 टन, और एक टन का रेट है 1350 रुपया सैंड का, ठीक है, क्लियर। तो मल्टीप्लाई किया 877 रुपए की मेरी सैंड लगेगी एक M³ में। फिर एग्रीगेट का रेट है 1250 रुपया, तो 1.2 टन आया था मेरा, तो मल्टीप्लाई किया 1500 आ गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेट मैंने लिए हैं ये मेरे एरिया के हैं, आप अपने एरिया में पता कर सकते हो क्या रेट है क्या नहीं। तो आ गया 1500। फिर जो वाटर था उसका 0.1 पैसा पर लीटर ले लेता हूं मैं, तो 297 लीटर था, तो 0.1 29 रुपए हमारा पानी का खर्चा आ गया। तो हम टोटल करते हैं सबको, तो आ गया 5806 रुपया हमारा M25 ग्रेड को लगेगा। लेकिन ये खर्चे आपके कम हो जाएंगे, आपके एरिया में जो भी प्राइस होगा। तो इस हिसाब से, इस प्रोसेस से हमें निकालना होता है कि हमारा एक RMC जो बन के आता है, जहां आप घर पे कंक्रीट बनाओगे, उसमें कितना होगा। और RMC वाले क्या करते हैं, इधर 10 बैग आपको दिख रहे हैं, वो
6 या 7 बैग डालेंगे प्लस फ्लाई ऐश उसमें डालते हैं, ठीक है। वो डिजाइन करवाया होता है, लेकिन आप सीमेंट भी डाल सकते हो अगर घर पे बना रहे हो, तो इस हिसाब से भी आप एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप इसी प्रोसेस से निकाल सकते हो। हमारा सेल्फ हीलिंग कंक्रीट क्या होता है, आप में से कईयों ने सुना होगा, कईयों को पता होगा। तो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से ही आपको आइडिया लग गया होगा, जो कंक्रीट खुद ठीक हो जाता है, मतलब उसे हम बायो कंक्रीट भी बोलते हैं। क्या बायो कंक्रीट? तो ये क्या होता है, क्या है, इसके बारे में सब मैं आपको बताऊंगा। और भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने अच्छे कि आपको मजा आ जाएगा। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट ये होता है, मतलब हमारा कंक्रीट ये होता है। आजकल होता क्या है, आजकल इन्वायरमेंट ऐसा है कि 5 से 10 साल में, क्या 2 से 3 साल में भी, 5 से 10 साल में आपके घर में क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे। मतलब काफी बड़े बड़े क्रैक्स भी हो जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आने लग पड़ते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है। सीमेंट में भी कुछ खामी हो सकती है, या उसको बनाने के तरीके में, या काम करने के तरीके में, कुछ भी है, तो क्रैक आने लग पड़ते हैं। लेकिन जो अभी कंक्रीट, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूं, वो कंक्रीट क्या करता है, जहां भी क्रैक होगा वो अपने आप ठीक होने लग पड़ते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं। देखो, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैक्यूलस स्यूडोफिर्मस। ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है, ये हेल्प करता है इसको बंद करने में। मतलब जो हमारा क्रैक होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो बैक्टीरिया है ये 200 साल तक जिंदा रह सकता है बिना खाने या पीने के। मतलब बैक्टीरिया, आपको ये तो है नहीं कि वो कीड़ा सा होगा, कुछ दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया इतने साल, होता क्या प्रोसेस में पूरा समझाता हूं आपको। मतलब जब हमारा कोई भी स्लैब है या कुछ भी है, इस स्लैब है, ठीक है, इसमें हमारा क्रैक आया, जब इसमें से हमारा पानी आएगा, जब पानी लगा, मतलब उस बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, जैसे ही मॉइस्चर या पानी एंटर करेगा, वो बैक्टीरिया जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट इन द सेंस क्या होगा, वो कैल्शियम लैक्टेट लेगा और लाइम स्टोन जो प्रोड्यूस करता है। और लाइम स्टोन क्या होगा, मतलब चूना, व्हाइट कलर का, वो चूना जो होगा वो अपने आप यहां प्रोड्यूस होता जाएगा, और उस चूने की हेल्प से वो क्या होगा, क्रैक पूरा फिल हो जाएगा। और जब लाइमस्टोन होता है वो तो काफी अच्छा, मतलब सीमेंट के बराबर चीज है वो, तो वो जब इसमें अपने आप फिल हो जाएगा तो इसमें से पानी आना बंद हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। लेकिन अभी इसका काम चल रहा है, मतलब कई जगह इसका टेस्ट किए जा रहे हैं। तो जब अच्छे से मार्केट में उतरेगा फिर ही हम इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप जानते हो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट है कि क्या है, या अगर आप इंटरव्यूअर को ये सब चीजें बताओगे तो वो जरूर हैप्पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो हमारी पाइल फाउंडेशन होती है, कल भी 3-4 क्वेश्चन थे पाइल फाउंडेशन पे। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर पाइल फाउंडेशन पे पूरा एक सीरीज ले आओ, उसकी बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। जरूर ले आऊंगा। प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोटिकली, इसीलिए मैं थियोटिकली वीडियोस ला रहा हूं अभी, कि आप सीखते रहो। प्रैक्टिकली अभी कंटिन्यू होगा, दिक्कत मत लो, क्योंकि चैनल का नाम ही सिविल साइट विजिट है। हम विजिट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन अभी थोड़े टाइम आपको ये थियोटिकली सीखो, प्रैक्टिकली जल्दी आएगा। पाइल फाउंडेशन क्या है, मतलब पाइल फाउंडेशन हम कहां प्रोवाइड करते हैं, जहां हमारी मिट्टी जो होती है, सोइल है, सोइल का काम क्या, हमारी कोई भी बिल्डिंग बन रही है, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, क्रीक टावर या बुर्ज खलीफा, जहां एंटीला, मुकेश अंबानी का घर आपने सुना ही होगा, उस पर भी आगे क्वेश्चन है, एंटीला। तो वो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, वो सॉइल नीचे तो आपकी सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए, फाउंडेशन तो अच्छी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे हम। और कल की वीडियो जरूर देखना, इंटरव्यू पे मैंने उधर बताया कि फाउंडेशन कैसी होती है, मतलब बैरेट्स क्या होती हैं, कौन सी फाउंडेशन बुर्ज खलीफा में प्रोवाइड की है या क्रीक टावर में की है, वो उसमें बताया। तो फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो तो है, लेकिन जो नीचे मिट्टी होगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो पाइल फाउंडेशन हम वहां प्रोवाइड करते हैं जहां सोइल बेरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन पर एम क्यूब या 2400 केजी पर एम क्यूब से कम होगी सोइल बेरिंग कैपेसिटी, वहां हम पाइल फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इससे ज्यादा तो हमें बेरिंग कैपेसिटी चाहिए। तो पाइल क्या करती है, ये मिट्टी आ गई, ठीक है, पाइल नीचे तक जाएगी और जो भी लोड आएगा वो नीचे की मिट्टी जो होगी वो हार्ड स्टार्टा होगा, क्या पता जोन 1 है या जोन 2 है। तो जितना जोन 1-2 होगा तो उसकी
कैपेसिटी वैसी ही होगी, तो ये लोड डायरेक्ट बिल्डिंग का लोड पाइल लेके नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हम पाइल फाउंडेशन कहां देते हैं, जहां 24 किलोमीटर से यहां कम। अगला क्वेश्चन है, देखो जो हम साइड पे कोर कटिंग टेस्ट करते हैं या सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हैं, ये आप लोगों को पता ही है किस लिए करते हैं। हम सोइल की कंपैक्शन चेक करते हैं, उसकी बेरिंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी टेस्ट करना हो हम कोर कटर करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट करते हैं। सैंड रिप्लेस तो हम एफडीटी करते हैं, फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट चेक करते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं, सब कुछ चीजें चेक करते हैं। तो उसमें हमें एक एरिया है, तो उस एरिया में हमें कितने सैंपल लेने होते हैं ये कैसे पता चलता है, तो उसका है 100 मीटर स्क्वायर में हमें 3 सैंपल के टेस्ट करने होते हैं। कितने? 3 सैंपल के। और इसी में से एक क्वेश्चन निकल जाता है। और जिन्होंने सैंड रिप्लेसमेंट मेथड टेस्ट नहीं देखा है वो हमारी वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया प्रैक्टिकली। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है, जब हम सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें सैंड की जरूरत पड़ती है। सैंड की क्योंकि जब हमने एक फील्ड पे खड्डा किया उसमें हम सैंड फिल करते हैं कंटेनर की हेल्प से। जिनको पता है तो ठीक है, नहीं तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सैंड जो होती है वो कौन सी सैंड होती है, कितनी फाइन होती है, कितनी क्या होता है उसका स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो वो होता है, वो सैंड हम उसमें यूज करते हैं जो 1 mm सीब में से निकल जाए, पास हो जाए और 600 माइक्रोन सीब में रिटेन हो जाए, वो सैंड हम यूज करते हैं। सीब एनालिसिस सुना ही है, वैसे ही क्या करते हैं, सैंड लेते हैं, हम डालते हैं छन्नी में, ऊपर 1 mm की रखते हैं, 1 mm से पास हो गई, फिर जो 600 नीचे हमारी 600 माइक्रोन की होगी जो यहां रिटेन हो जाएगी, वो सैंड हम इस टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, ये फंडा होता है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा, मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज है, पता होना चाहिए आपको। जो इंडिया का सबसे कॉस्टलियर बिल्डिंग कौन सी है, मतलब सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है, तो मुकेश अंबानी हमारे इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन है, तो उन्हीं का जो घर है एंटीलिया, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आई डोंट नो, लेकिन एंटीलिया जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, $1 बिलियन। और अगर हम बात करें, कंपेयर करते हैं इसको, जो हमारा बुर्ज खलीफा है दुबई का टालेस्ट स्ट्रक्चर अभी तक का, तो उसकी कॉस्ट कितने में बने, वो बना था $1.5 बिलियन में, मतलब सिर्फ $1 बिलियन में है इतना बड़ा घर बनाया गया। और वो जो सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है वो 1.5 में, मतलब 0.5 ही ज्यादा लगा, काफी ज्यादा खर्चा हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें, और ये स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया कि 8 रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक भी आता है तो उसको ये काउंटर कर लेगा। इस पे मैं वीडियो जरूर लाने वाला हूँ एंटीलिया के ऊपर, जो हमारा दूसरा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी, जिसपे हमारी वीडियोस आती हैं बुर्ज खलीफा पे, दुबई क्रीक टावर, या जो भी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर हैं, तो उसी में हमारी ये वीडियो भी आएगी जिसमें मैं एंटीलिया के बारे में पूरी उसकी फाउंडेशन वगैरह किसने डिजाइन किया है और लाइटन कंपनी ने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। और इसकी जो अगर मैं थोड़े फैक्ट्स बताऊं तो ये बिल्डिंग 20 या कुछ 25 इसकी स्टोरीज हैं, लेकिन एक स्टोरी की हाइट भी 2 मतलब स्टोरी के बराबर है, कुछ ऐसा है। मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, जरूर बताऊंगा कैसे आप बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो सॉइल की। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए उसके लिए, कुछ नहीं चाहिए, जहां आप वो बेसिक नीड चीजें चाहिए, उसके बाद आप इजिली उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। उसके बाद डिजाइन कर सकते हो कि कौन सी इस पे फुटिंग बनाऊंगा, कितना वो लोड बेयर कर पाएगी, सब इजिली इस वीडियो के बाद आप निकाल सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगर जॉब के लिंक, इंटरव्यू क्वेश्चंस और भी बेसिक आईएएस कोड्स हो गए, रिक्रूटमेंट जो आती है नहीं, सब मिलेंगी civilsitevisit.com। आप गूगल पे सर्च मारोगे तो वहां पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहां जाओ, सब कुछ वहां आपको अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ऐसे भी आप जाके सर्च कर सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में जाके इंटर्नशिप करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें सब वीडियो ये पड़ी हुई है। तो आज देखो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इजिली निकाल पाएंगे कि हमारी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की। तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम, ठीक है। सामने देख रहे हो, एक फुटिंग हमने एक्सकवेट कर ली, ठीक है। उसकी हाइट रखी हमने 1 मीटर या 3 फीट, हमारी उसकी डेप्थ आ गई, ये आ गया, ये हमारी एक्सकवेट हो गई फुटिंग। अब इसमें एक आपको जरूरत पड़ेगी, आपने क्यूब देखा होगा, मतलब जब भी हम साइड पे कोई काम करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना होता है, तो हमें कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं। इस पे मैं वीडियो पहले डाल चुका हूं, वहां मैंने बॉल से बताया था। जो स्टील की वॉल होती है
उससे हम कैसे निकालते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर वो अवेलेबल है आपके पास तो उससे भी आप निकाल सकते हो। बाकी क्यूब तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो क्यूब से कैसे निकालेंगे वो भी आप इजिली सीख लोगे। तो हमें चाहिए क्यूब, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, ये आ गया हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला पहले नोट कर लो, ये बड़ा काम आने वाला है। ये आपके पास एक रामबाण है आपके लिए कि इसकी हेल्प से आप इजीली निकाल लोगे कि आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, काली मिट्टी है, लाल है, पत्थर वाली है, जैसी भी होगी वो इजीली इस फार्मूले से आप इजीली निकाल लोगे। इसमें ना कुछ ज्यादा कुछ टेक्निकल का आपको जरूरत पड़ेगी, ना कुछ इतना सोचने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो अभी हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो क्यूब लेना है, इमेजिन कर लो आप यहां खड़े हो गए, ठीक है, और आपको एक नोट करना है, फिर मैं बताता हूं फार्मूले। पहले क्या करो, मैं फार्मूला का बता देता हूं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेस किस हिसाब से होने वाला है। ये निकलेगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, और ये आने वाला है हमारा वेट ऑफ द क्यूब। ये सब चीजें आपको काम आएंगी आगे, ये नोट करते जाना साथ साथ में, वेट ऑफ क्यूब। और ये आएगा हाइट ऑफ फॉल। अभी पता चला क्या होने वाला है, हाइट ऑफ फॉल, क्लियर। और ये हो गया एवरेज डेप्थ ऑफ इंप्रेशन, क्लियर। अभी क्या करना है, आपको एक जो क्यूब होगा वो उतनी हाइट से फेंकना है जितना आपको पता हो कि यहां से जहां मैं फेंक रहा हूं उतनी हाइट आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने रखा कि ये 1 मीटर है, यहां से हमने एक्सक्लूड कर लिया, तो इधर से हमको ये क्यूब फेंकना है यहां से, और नीचे इसको, मतलब कोई इस पे लोड नहीं लगाना है, कुछ नहीं, ऐसे फ्री हैंड से उसको फेंक देना है नीचे। जैसे नीचे फेंकोगे तो वो कुछ इंप्रेशन बनाएगा, जैसे मैंने इधर दिखाया हुआ आपको, ये फेंका आपने, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंदर, मतलब मिट्टी में इसने एक खड्डा जैसा बना दिया, इतना सा एक खड्डा बना दिया, ठीक है। तो इसकी जो डेप्थ हुई वो कितनी हुई, 30 mm, ठीक है। मतलब ये 30 mm अंदर चला गया, बाकी ऊपर रह गया, क्लियर। मतलब हमारा होता क्यूब कितना है, 150 mm बाय 150 mm, जो भी क्यूब हो आपकी साइड पे अवेलेबल, बाकी 150 mm का स्टैंडर्ड साइज है, तो 30 चला गया, ऊपर बच गया 120 mm, क्लियर। ये हो गया 30 mm। अभी हमने करनी है वैल्यू में, फार्मूले में सीधी वैल्यू पुट। उसके लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल ऐसे ही रहेगा हमारा, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं, इक्वल टू W क्या है हमारा, मैंने क्या कहा था, वेट ऑफ क्यूब। वेट ऑफ क्यूब होगा, तो वो कैसे निकालते हैं हम, तो उसका फार्मूला होता है वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्लियर। ये फार्मूला मैं हर वीडियो में बताता हूं, और ये कंस्ट्रक्शन की जान है ये फार्मूला, मतलब हर जगह यूज होता है। तो ये आ गया वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो लेंथ कितनी होती है उसकी, 150 mm, ब्रेड्थ कितनी होती है, 150 mm, हाइट कितनी होती है, 150 mm। वो लिख दी 150.150 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि वैल्यू हमारी सब मीटर में है। 150 mm 150 मीटर, 0.150, ये हो गया, इनटू जो हमारी आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, 2500 kg पर एम क्यू, और इसकी पीसीसी की कितनी होती है, 2400 पर kg पर एम क्यू। तो हमने लिख दी हम यहाँ, क्योंकि ये हमारा क्यूब किस में है, पीसीसी में, तो ये हो गया 2400 इनटू, ये क्या था, एच, हाइट हाफ फॉल, मतलब जहां से आप क्यूब को फेंक रहे हो, तो वो कितना है, 1 मीटर, तो वो लिख देना यहाँ पे 1 मीटर, क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। फिर नीचे आते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ इंप्रेशन, कि कितना इंप्रेशन उसने बनाया जब हमने ऊपर से नीचे उसको फेंका, तो उसका कितना आया, 30 mm, तो उसको कर देंगे मीटर में कन्वर्ट, 0.03 मीटर, क्लियर। ये हो गया। अब इसको करते हैं हम सॉल्व करके हमारा आया 270 kg। रेजिस्टेंट आ गया हमारा कितना, 270 kg हमें मिल गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है हमारा, एसबीसी, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी, क्लियर। अभी ये इसी से हमें पता चल जाएगा कि उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, आर डिवाइड बाई ए इक्वल टू एफ ऑल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अभी क्या करना है, आर हमें पता है, आर क्या होने वाला है, आर ये आया हमारा 270 kg, और ए क्या, एरिया, मतलब जितना जो इसका एरिया होगा,
क्यूब का, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, बॉल कर रहे हो, उसका सरफेस एरिया जो नीचे टच हो रहा है, मतलब अगर ऊपर से देखेंगे ये मिट्टी है हमारी, जो क्यूब आएगा तो उसका ये सिर्फ ये टच होगा नीचे, तो ये कितना है 150 mm, ये कितना है 150 mm। तो क्या करेंगे, अभी आर हमें पता है, आर की वैल्यू डाल दी हमने, ए क्या है 150/150, क्लियर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, इसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेना है, 2 से 3 हमारा होता है, ठीक है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जो भी हम डिजाइन करेंगे वो सेफ्टी के साथ ही करेंगे, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके करेंगे कि अगर बाई चांस हम उसको डिजाइन कर रहे हैं कि वो फुटिंग बेयर करेगी 150 kg, एक एग्जांपल लेते हूं, लेकिन उस पे मतलब ये 150 kg आने वाला है, लेकिन हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ लेके चलेंगे कि वो सॉइल की कितनी कैपेसिटी है 75 ही, मतलब ये उससे जो भी हम फुटिंग डिजाइन करेंगे वो हमेशा हम ज्यादा के लिए करेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा हो गया, मैंने ले लिया 2 से 3 हम लेते हैं, जब भी आप करोगे तो 2 से 3 ले लेना, 2 ले लिया, क्लियर। तो इस दर आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, वो आ गया 0.045, ऊपर हमारा 270 सेम, तो वो आ गया हमारा 6000 kg/m²। क्लियर हो गया, मतलब जो हमारी ये सॉइल थी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, ये हमने कम लेके की है। वो बोलता है कि अगर ये मीटर/मीटर की एक फुटिंग है, इस पे अगर 6000 kg लोड पड़ेगा वो फेल नहीं होगी, मतलब इस सॉइल की हमें पता चल गया कि ये 6000 kg/m² में लोड बेयर कर सकती है ये फुटिंग। इससे मतलब सिंपल आपको पता चल गया कि कैसे निकालें। और अगर आप चाहते हो कि कैसे हम बिल्डिंग का लोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे मैं इस वीडियो के बाद अगर आप कमेंट करोगे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि फुटिंग को कैसे करना है। मतलब हमें मिल गया कि इसमें 6000 kg/m² वो बेयर कर सकती है मिट्टी। अभी इस पे फुटिंग कितना साइज होना चाहिए, 3 मीटर बाय 4 मीटर कितना साइज होना चाहिए, ये चीज हम वीडियो अगली बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे। अगर आपने देखना है कि बिल्डिंग का लोड कैसे निकालते हैं, कि बिल्डिंग में टोटल लोड कितना मिट्टी पे आने वाला है, क्योंकि वो उसकी जरूरत पड़ेगी कल की वीडियो में, प्लस कॉलम कितना लोड बेयर कर सकता है, वो सब चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखो, उसमें भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। आई होप ये समझ आई होगी आपको वीडियो। एक बेसिक था, 2 फार्मूले आपको नोट करने, ये और ये, बाकी जैसे मैंने आपको बताया फॉलो करो, आप इजीली निकालोगे कि कितनी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू।